Hello everyone, this is Azra Batul and we are going to start our topic Competition Act 2002 and I hope it will be the final video of this lecture and we will try to cover all the topics in this video. So let's start. We have covered some points in this video. We have covered combination for individual company and combination for group of companies. And what is the rule of that combination and regulation of combination under section 6 and its point we have covered. Now we will start this topic from the Competition Commission of India, which is CCI. We have discussed about Competition Commission Act, but what is Competition Commission of India? Competition Commission of India क्या है? ये वर्ड हमारे सामने बार बार आता है. So Competition Act हम सभी को पता है. Competition Act कब स्टार्ट हुआ था? ये एक्ट फोर्स में आया था 2009 में और 2002 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको 2009 में फोर्स में लाया गया था और जो उसके अंदर रेगुलेशंस होती हैं उनको जो रेगुलेट करता है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है. सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन शॉर्ट सीसीआई, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं. फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट. इट इज़ एस्टेब्लिश्ड ऑन 14th of October 2003. ये 14th of October 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था. इसका कंपोजिशन में क्या था कि इसमें 1 चेयरपर्सन एंड मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी इसके कंपोजिशन में सीसीआई में 1 चेयरपर्सन और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं. ये बात याद रखना कि इसमें मिनिमम जो मेंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग 1 चेयरपर्सन, 1 चेयरपर्सन के अलावा मिनिमम 2 मेंबर्स का होना और 6 से ज़्यादा मेंबर इसमें कंपोजिशन में सीसीआई में नहीं हो सकते हैं. और इसकी टर्म ऑफ ऑफिस है 5 years. 5 years इसका टर्म ऑफ ऑफिस है. टाइम ड्यूरेशन है. एज लिमिट है इसकी टिल 65 years. 65 years के बाद इसमें रिटायरमेंट हो जाता है. रेजिग्नेशन का प्रोसीजर है बाय अ नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कोई भी चेयरपर्सन अपॉइंटेड है और वो रिजाइन करना चाहता है बिफोर द रिटायरमेंट, सो उसको रेजिग्नेशन अपना देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उसको अपना रेजिग्नेशन देना होगा. और इसमें रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं. रिस्ट्रिक्शन क्या क्या आती हैं. रिस्ट्रिक्शन नॉन एम्प्लॉयमेंट, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट टिल 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दे सीज टू होल्ड ऑफिस. यानी इसमें अगर आप रिटायर्ड होते हैं या आप रेजिग्नेशन देते हैं, रेजिग्नेशन देने के 2 साल तक टिल 2 years यू कैन नॉट एंगेज विद एनी एम्प्लॉयमेंट एंड यू कैन नॉट डू एनी जॉब और सर्विस. या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं कि आपने जिस दिन से रेजिग्नेशन दिया है उस दिन से लेकर 2 years तक आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं हो सकते. अगर आप ऐसा करते हैं सो यू विल चार्ज पेनल्टी. आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी या उसके ही अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी हो सकता है. ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. नेक्स्ट बात आती है सैलरी की. सैलरी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. जो भी सैलरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड होती है. ये हमारा कॉम्पोजिशन था सीसीआई का कि सीसीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसके कितने मेंबर्स होते हैं, कितने चेयरपर्सन होते हैं, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, रेजिग्नेशन किस तरह से होता है, इसकी एज लिमिट क्या है और रिस्ट्रिक्शंस क्या है, सैलरी क्या है. आई थिंक सीसीआई के बारे में आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे. नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्पेट. कॉम्पेट क्या है. कॉम्पेट कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, यानी एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था कॉम्पेट, जिसका नाम था कॉम्पेट. में क्या था कि सभी ग्रीवेंसेस और अपील्स को देखा जाता था. अपील्स की सुनवाई होती थी. सभी ग्रीवेंसेस को, सभी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हैंडल किया जाता था. इसमें भी कंपोजिशन देख लेते हैं. 1 चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 members. इसमें 1 चेयरपर्सन और 2 मेंबर से ज़्यादा मेंबर नहीं होते. क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी इसमें आती है 25 year ऑफ एक्सपीरियंस, यानी 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो वहाँ पर चेयरपर्सन है उसे. और चेयरपर्सन मस्ट हैव एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की बात आती है. तो जो भी चेयरपर्सन होंगे कॉम्पेट के, तो
या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट हों या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट हों। ये यहाँ पे आपकी कॉम्पेट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्वालिफिकेशन है, कॉम्पोजिशन है, ये यहाँ जाता है। ये से भी आप याद रखना। और एक चीज़ और आप याद रखना कि कॉम्पेट और सीसीआई में जो कॉम्पोजिशन में है उसमें था 1 चेयरपर्सन एंड नॉट एक्सक्लूडिंग 6 मेंबर, नॉट एक्सीडिंग 6 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड 6 मेंबर उसमें थे। यहाँ पर सिर्फ नॉट मोर देन 2 मेंबर्स की बात हो रही है, यानी एक्सक्लूडिंग 1 चेयरपर्सन। 1 चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स यहाँ होने जरूरी हैं। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कॉम्पेट के बारे में। अब आप ये देखिए कि कॉम्पेट का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा है 2007 टू 2017। ये जो कॉम्पेट था ये हमारा सिर्फ 10 ईयर्स ही चल पाया, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कुछ क्लैशेस आ गए थे सीसीआई और कॉम्पेट के बीच। ग्रीवेंसेस और अपील्स को लेकर कुछ क्लैशेस क्रिएट हो गए थे। सो प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिल गई और इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था 26 मई 2017 में। सो कॉम्पेट को ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑन 31 मार्च 2017 द फाइनेंस एक्ट 2017 received the assent of the president. The notification for this act started that from 26th May 2017 कॉम्पेट would cease to exist. लेकिन जब कोई एक्ट खत्म होता है उस एक्ट की जगह कोई दूसरा एक्ट भी जगह ले लेता है। तो इस एक्ट की जगह कौन सा एक्ट आया ये भी हम देख लेते हैं। द अपीलेट फंक्शन अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 now lies with the National Company Law Appellate Tribunal NCLAT। अब कॉम्पेट की खत्म होने के बाद नया लॉ आया NCLAT। तो जो कॉम्पेट के जितने भी केसेस थे वो अब NCLAT के अंडर में आ चुके थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यस, रिपील एंड सेविंग। सो आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। रिपील एंड सेविंग में अब क्या होता है कि पहले MRTP एक्ट आया था। MRTP एक्ट आने के बाद जब कोई भी एक्ट खत्म होता है उसकी जगह रिप्लेस्ड होके कोई ना कोई न्यू एक्ट वहां पर जगह ले लेता है। तो यहाँ पे रिपील एंड सेविंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ MRTP एक्ट। MRTP एक्ट खत्म करने पर अब अगर कोई एक्ट खत्म होगा सो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे। उसके और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होंगे न्यू एक्ट आने पर वो कुछ ना कुछ पुराने रूल्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उन पुराने रूल्स का या उस एक्ट का फिर आगे क्या होगा इसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ MRTP एक्ट। क्या हुआ जब MRTP एक्ट को डिसॉल्व किया गया, खत्म किया गया, तो डिसोल्यूशन हुआ तो एवरी मेंबर एंड चेयरपर्सन हु वाज अपॉइंटेड इन MRTP एक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 3 months पे एंड अलाउंसेस फॉर द प्रीमैच्योर टर्मिनेशन ऑफ टर्म। अब क्या हुआ MRTP एक्ट को जब खत्म किया गया तो MRTP एक्ट में जितने भी चेयरपर्सन हों और उसके डायरेक्टर्स हों, मेंबर्स हों, जितने भी अपॉइंटेड थे लोग, तो उन सभी लोगों को 3 months तक यहाँ पे अलाउंस मिली और उनकी पे मिली। उसके बाद उनको टर्मिनेट कर दिया गया। यहाँ ये भी होता है कि अगर नया रूल और नया एक्ट आया है तो उस नए रूल और नए लॉ की जगह पर कोई भी पुराने अपॉइंटमेंट, नया एक्ट आने पर नई ज्वाइनिंग होंगी, नए अपॉइंटमेंट होंगे। पुराने जो अपॉइंटेड थे उनको नए जो एक्ट हैं उनमें अपॉइंटेड नहीं किया जाएगा। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नए रूल आने पर, नए एक्ट आने पर नए चेयरपर्सन होंगे, नए मेंबर्स होंगे और जो पुराना MRTP एक्ट था जब उसके डिसोल्यूशन पे जो भी उसके मेंबर्स थे उनको 3 months तक पे मिली। उसके बाद उनका टर्मिनेशन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द रिपील ऑफ MRTP एक्ट 1969 शैल नॉट हैव इफेक्ट ऑन। अब इसका एक्ट किस किस पॉइंट्स पर नहीं पड़ा। एनी राइट्स, प्रिविलेज और एबिलिटी अंडर द एक्ट सो रिपील्ड। जितने भी एक्ट और जितनी भी एबिलिटीज थी, जितनी भी प्रिविलेजेस थी उनको खत्म नहीं किया गया। यानी जो भी उसके राइट्स थे, जो प्रिविलेजेस थी, तो उनको खत्म नहीं किया गया। और
एनी पेनल्टी और पनिशमेंट इनकर्ड अंडर द एक्ट सो रिपील्ड, यानी अगर उस एक्ट के थ्रू कोई पेनल्टी या कोई पनिशमेंट है सो उसको भी ख़त्म नहीं किया गया। अगर किसी के ऊपर कोई चार्जेस रह रहे हैं, कोई पेनल्टी रह रही है, तो उसको आगे प्रोसीड किया गया। ये हमारा रिपीलिंग एंड सेविंग्स में आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ऑल इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर MRTP एक्ट रिलेटेड MTP RTP were transferred to CCI and all the cases related to them were transferred to the COMPET under Competition Act 2002। क्या हुआ कि जब MRTP एक्ट ख़त्म हुआ, MRTP एक्ट ख़त्म होने के साथ साथ इसके अंडर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी वो MTP की हो या RTP की हो, वो सब कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? CCI में, यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जब बना तो ये सभी इन्वेस्टिगेशन जो MRTP के अंदर इंक्लूड होती थी, अंडर आती थी, तो MTP और RTP ये CCI को ट्रांसफ़र कर दी गई। और इनके जब भी इनसे रिलेटेड जो भी केसेस थे वो कॉम्पेट के अंडर आ गए। ये क्लाउजेस 10 में कवर होते हैं, क्योंकि कॉम्पेट NCLAT से पहले आया था, तो कॉम्पेट में MRTP के जो CCI का केसेस कवर्ड कर रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन कवर्ड कर रहा था, उसके जितने भी केसेस थे वो कॉम्पेट के अंडर आ गए थे। नेक्स्ट है केसेस अदर देन क्लाउजेस 10 ओनली UTP वर कवर्ड अंडर कोपरा। अब एक्सक्लूडिंग क्लाउजेस 10 यानी क्लाउजेस 10 से अदर देन UTP अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो एक्ट था वो कोपरा के अंडर कवर होता है यहाँ पर। ठीक है, UTP एक्ट कोपरा के अंडर कवर हुआ है और MTP RTP एक्ट हमारे CCI में, और जिसके केसेस कॉम्पेट ने हैंडल किए हैं। नेक्स्ट आता है ऑल अदर केसेस अंडर MRTP एक्ट विच आर नॉट मेंशन्ड अबव शैल अबिड। अब जितने भी इसके अलावा जितने भी केसेस थे जो MRTP एक्ट में, MRTP एक्ट विच आर नॉट मेंशन, जो मेंशन नहीं थे वो सभी लैप्स कर दिए गए, उन सभी को ख़त्म कर दिया गया। तो ये इस टॉपिक के बारे में था। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। अब हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कंपटीशन एक्ट का ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स, ये इन सभी पॉइंट्स से सिर्फ वीडियो देखने से आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरी नहीं होती है। आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, इन पॉइंट्स को डिटेल से समझना होगा, वीडियो देखने के साथ साथ हर पॉइंट्स को अच्छे से ब्रीफली इसको समझना होगा, तभी आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो प्लीज़ इसके नोट्स भी बना लेना। एंड दैट्स इट, हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो जल्दी आपके पास आ जाएगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।